बोर्ड में आप लोग चेक करो इसे, इसमें कहने लिखेंगे आप लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप लोग करेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देखिए भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड जो भी कोलिजन होता है, यूनिट वॉल्यूम में पर सेकंड जो भी कोलिजन होता है उन्हें हम लोग जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं। और यहां पर एक नए फैक्टर का आप लोग यूज करेंगे, जेड एवी का आप लोग यूज करने वाले हैं, जेड एवी का आप लोग यूज करने वाले हैं। और आपको बताना जब इसे यूज करेंगे तो आप लोग लिख कर सकते हैं आगे से क्वेश्चन के लिए K इक्वल टू जेड एवी ई माइनस ई अपॉन आर टी, ई अपॉन, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए लास्ट टाइम, तो उसमें क्या पूछा गया आपसे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई भाई, जो सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ये भी स्टडी कर चुके हैं, रेट कांस्टेंट है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हम लोग जेड एवी का यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं। तो एक्सपेंसिव फैक्टर की जगह कोलिजन फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं अगर आपके लिए पर सेकंड कोलिजन आपको पता है यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो नोट कीजिए आप लोग, द नंबर्स ऑफ कोलिजन, the numbers of collision in unit volume, unit volume ब्रैकेट में करेंगे पर सेकेंड, is called collision frequency, is called collision frequency। नया से नोट करेंगे आप लोग, it is represented by the Z, ऐसे बेटा AV स्लैश AV, Z AV स्लैश AV, देन ये वाला फॉर्मूला ऊपर दीजिए आप लोग, K इक्वल टू Z AV e की पावर माइनस ई अपॉन एक्सपोनेंशियल पावर में लगा के माइनस ई अपॉन आर टी। बड़े नंबर सेकंड आप नोट करेंगे, 2 नंबर इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। टेम्परेचर के बारे में आपसे डिस्कस हुआ, जो भी बात हुई है। अभी ओरिएंटेशन के बारे में आपसे बात करेंगे। कोई भी ओरिएंटेशन केमिकल रिएक्शंस के रेट को किस टाइप से इफेक्टिव करेगा। देखिए हम लोग एसएन में लेसन 2 पढ़ाए थे आपके लिए, आर सी एच एच और बी आर। इसमें मैंने डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल मिलाया था, ऐड किया था इधर से। ऐसे अगर हम लोग ओरिएंटेशन कराते हैं इसका, तो नो रिएक्शन लिख देते हम लोग इसके लिए। कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। देखिए जब हमने सेक्शन को ऐसे किया था, आर सी एच बी आर, और न्यूक्लियोफाइल की अटैक जब हमने इधर से कराई है, तो ये आपका हो गया है बी आर नेगेटिव प्लस आर सी एच और
NU। फर्स्ट रिएक्शन में भी हैलाइड्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है और सेकंड रिएक्शन में भी वही हैलाइड्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। फर्स्ट रिएक्शन में इस हैलाइड्स के Br को रिप्लेस करने के लिए मैंने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया है और सेकंड रिएक्शन में भी इस हैलाइड्स के Br को रिप्लेस करने के लिए मैंने न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया है। लेकिन पहले वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ है और दूसरे वाला रिएक्शन पॉसिबल हो गया है। इसका मीन्स क्या भाई? इसका मीन्स है कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन में जब कोलिजन होता है तो कोलिजन करते समय उसका जो ओरिएंटेशन है वो भी मेजर रोल पार्ट प्ले करता है। करना क्या आपके लिए? आपको बताना, जैसे HI वाला पढ़ते थे हम लोग, कल आपको बता रहे थे लास्ट टाइम, भाई HI हमारे पास है, HI हमारे पास है, ये HI और HI का मॉलिक्यूल हमारे पास है। भाई ये परफेक्ट कोलिजन नहीं है। देखिए ये वाले एटम तो कोलिजन करेंगे इसमें, लेकिन ये दोनों एटम कोलिजन नहीं करेंगे। इसलिए 2HI को अगर ऐड करते हैं H2 और I2 के लिए तो क्या करेंगे हम लोग? 2H2 I2 का हम लोग ऐड करते हैं, इससे क्या होगा? HH वाले हैं 2 एटम तो आपके पास और 2 एटम II वाले हैं, तो इनमें परफेक्ट कोलिजन नहीं होगा। अगर हम लोग इन्हें ऐसे नोट कर देते बेटे कि हम लोग H लिखें प्लस I और I नोट करें इसके लिए, देखो यहाँ पर जो कोलिजन है वो फेस टू फेस है, यहाँ पर जो कोलिजन है वो फेस टू फेस है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होने वाली है। 2HI इसमें इजीली बन जाएगा और इस कोलिजन को बेस माना जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें बेटे? इसमें केवल हम लोग HI का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ओरिएंटेशन क्या कर सकता है? देखिए ओरिएंटेशन क्या कर सकता है किसी प्रोसेस के अंदर, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन राइट नहीं है, अगर हमारे मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं और मॉलिक्यूल कोलिजन करते समय एक फिक्स ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, राइट ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उससे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। पहले वाले रिएक्शन में तो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है, दूसरे वाले बना है, तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है अगर आपके पास एक्यूरेट ओरिएंटेशन है तो आपके मॉलिक्यूल ज्यादा कोलिजन कर पाएंगे, जिससे उनके प्रोडक्ट में चेंज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आपका ओरिएंटेशन एक्यूरेट नहीं है आप लोग इसे कंसीडर कीजिएगा ना, H सिंगल बॉन्ड H, I सिंगल बॉन्ड I, इसमें परफेक्ट नहीं है कोलिजन। इसमें इसलिए परफेक्ट नहीं है कि इस एटम के बीच में तो कोलिजन हो रहा है भाई, इनमें कोलिजन नहीं हो पा रहा है, ये बहुत दूर है। हेड टू हेड हो रहा है, ये कैसा हो रहा है? साइड बाय साइड हो रहा है। तो यहां पर आपको एक नया फैक्टर लगाना पड़ेगा और जो आरएस इक्वेशन आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें नया फैक्टर हम लोग जोड़ेंगे और वो होगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, यानी आपका अगर ओरिएंटेशन राइट है तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर लगाया करेंगे। अगर आपके पास ओरिएंटेशन राइट नहीं है तो फिर आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? फिर से एक बार मॉडिफाई करेंगे और लिखेंगे हम लोग इक्वल टू P ZAV E माइनस EA अपॉन RT। सर आपको ये पूछने वाले हैं कि P क्या लिखा है आपने, तो आप बताएंगे सर ये ओरिएंटेशन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। ओरिएंटेशन का प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, हम लोग इसे P से शो करते हैं। अगर किसी रिएक्शन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव है, किसी रिएक्शन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव है तो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर पॉजिटिव नहीं है या एक्यूरेट नहीं आ रहा है तो फिर इसका मीन्स क्या है? आपका ओरिएंटेशन ठीक से नहीं है, जिससे रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। देखिए आप ध्यान रखेंगे, जो काइनेटिक कांस्टेंट आप लगा रहे हैं इसकी जगह पर आप मोलर फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप मोलर फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसकी जगह पर मोलर फ्रैक्शन का यूज करेंगे तो क्या लिख पाएंगे बेटे आप लोग? अगर हम लोग मोलर फ्रैक्शन का यूज करते हैं तो लिख सकते हैं x इक्वल टू E A माइनस RT हो जाएगा ये, या x इक्वल टू लिख सकते हैं Z AV माइनस EA अपॉन RT, और लिख सकते हैं x इक्वल टू P ZAV E माइनस EA अपॉन RT। ये जो मोलर फ्रैक्शन के साथ रिलेशन है इसका, एक कांस्टेंट जो आप यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप इसे भी यूज कर सकते हैं।
फिर एक दो बार एग्जाम में से क्वेश्चन आया है मोल ऑफ फ्रैक्शन ही पूछ लिया गया है, तो बड़ा हम लोग सरप्राइज कर जाते हैं उस समय कि मोल ऑफ फ्रैक्शन कहां से आ गया इसमें। तो रेट कांस्टेंट की जगह लगा सकते हैं आप लोग, मोल ऑफ फ्रैक्शन लगा सकते हैं, मोल ऑफ फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ये मोल ऑफ फ्रैक्शन के साथ इसके रिएक्शंस हो जाएंगे। लेकिन पी क्या है? पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर है जो पॉजिटिव ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका ओरिएंटेशन राइट है तो पी का वैल्यू सर आपको बताएंगे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं होगी। देखिए थर्ड आपको पढ़ाएंगे, इसका फोर्थ नंबर हम लोग आपको स्टडी कराएंगे। दो हुए ना, थर्ड बताता है आपको। कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाएंगे आपके लिए। दो चीज हम लोग स्टडी करके आए। कैटलिस्ट फंक्शन क्या करता है? जब भी कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में आने के बाद उस रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज कर दें या फिर डिक्रीज कर दें। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टडी किया है इसके लिए, उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन में फंक्शन कैसे करता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक कर्व है और इसी का हमारे पास एक सेकंड कर्व है। इस कर्व पर जो कोऑर्डिनेट लिया है मैंने वो एनर्जी है ये, और यहां कंसंट्रेशन ले सकते हैं भाई। एनर्जी यूज कर सकते हैं इस वाले एक्सेस पर आप, या कंसंट्रेशन ले सकते हैं। ये जो कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है, यहां पर बेटे आपके पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसे हम लोग जो है एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट कहते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूल को इसे क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक मॉलिक्यूल इसे क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फिर बात हो रही थी आपसे, ये जो हमारा एनर्जी बैरियर है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको एक्सोथर्मिक के लिए स्टडी कर रहा हूं, ध्यान रखना आप लोग। एक्सोथर्मिक के लिए देखिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स के लिए। कैटलिस्ट करते क्या है? जब भी कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में आते हैं, केमिकल रिएक्शन में आने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा एनर्जी बैरियर है उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं इस टाइप से। सर अभी क्या है, ये जो आपके पास ये है ना, ये वाला जो ये है वो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है, इसमें कैटलिस्ट नहीं है। देखिए यहां पर जो मैं ये शो कर रहा हूं, ये वाला जो ये है, ये EAC लिख रहा हूं मैं, कैटलिस्ट है। तो पहले क्या था, जब हमारे पास कैटलिस्ट नहीं था तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट थी वो यहां पर थी, और जैसे कैटलिस्ट आया है तो एक्टिवेशन पॉइंट क्या हो गई है, यहां पर आ गई। तो इसका मीन्स क्या हो गया? इसका मीन्स ये हो गया, जो मॉलिक्यूल्स पहले किस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहे थे, इसके क्रॉस कर रहे थे, अब उन्हें ये करना पड़ेगा क्रॉस लाइन। यानी जो पहले हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे वही इस बैरियर को क्रॉस कर पा रहे थे। जैसे कैटलिस्ट आया तो उसने क्या काम किया, जो लो वाले थे उन्हें क्रॉस करना शुरू कर दिया। इसका मीन्स क्या हो गया? इसका मीन्स हो गया कि केमिकल रिएक्शन में जब भी कभी कैटलिस्ट आता है ना, केमिकल रिएक्शन में जब भी कभी कैटलिस्ट आता है तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको डिक्रीज कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लास्ट टाइम पेपर हुआ सीबीएसई का, उसमें मैं आपको समझा भी रहा था एक क्लास में। इस पर बड़ा हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन चलता रहा। एक बच्चे ने जो आंसर दिया इसका, उसका 69.5 मार्क्स था, और बच्चे ने जो आंसर दिया उसका वो उसमें नहीं था सीबीएसई वाले सोल्यूशन में जो हमें दिया गया था।
तो बहुत देर एक मीटिंग हुआ, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इस बच्चे को मार्क्स मिलना चाहिए, तो 70 मार्क्स कर दिए थे उसके। यही पूछा गया था उससे। एंडो में क्या होगा, ध्यान रखना, एंडो में एक्सो जो होते हैं उनमें हम लोग हाई टू लो आते हैं, एनर्जी हाई होती है उसमें रिएक्टेंट की। एक्सो में क्या होती है, एनर्जी लो होती है, हीट लो होती है। उसे फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं कर्व के लिए ऐसे, और यही छोड़ देंगे इसे ऊपर, समझ गए। ये क्या होगा हमारे पास, ये रिएक्टेंट होगा भाई, ये प्रोडक्ट हमारे पास है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट जब आपके पास कैटालिस्ट नहीं है। और जैसे कैटालिस्ट आएगा, कैटालिस्ट आने के बाद क्या करेगा भाई, आपका जो एनर्जी पॉइंट है इसे डिक्रीज कर देगा ऐसे। अब आप यहां तक आ जाएंगे, EAC हो जाएगा ये। तो ये जो मैंने कर्व बनाई है आपके लिए वो एंडोथर्मिक के लिए है। तो भाई फंक्शन क्या कैटालिस्ट का, सबसे पहला क्वेश्चन ये कैटालिस्ट होते क्या है, तो आपको पढ़ा दिया गया है ऐसे केमिकल सबस्टेंस, एक्सटर्नल केमिकल सबस्टेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट होने के बाद उस रिएक्टेंट की रिएक्शन की रेट को या तो इंक्रीज करता है, फिर बोलते थे रेट चेंज करता है। क्या करते हैं, रेट चेंज करता है, हम लोग कैटालिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहता है कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को चेंज कैसे करता है। जब भी कोई कैटालिस्ट आता है तो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसे डिक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, जब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर नीचे आ जाता है ना, तो बैरियर के नीचे आने के बाद क्या होता है, जो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो भी बहुत इजीली क्रॉस हो जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी कभी क्या होता है, रेट घट भी तो जाता है, और रेट घटेगा तो क्या बताएंगे सबको तरफ, राइट। कुछ कैटालिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन में आने के बाद उसका जो एक्टिवेशन पॉइंट है उसे क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को बैरियर को क्रॉस करने में ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी, और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे चेंज कर सकता है। तो टेम्परेचर के बारे में आपसे बात हो गई है भाई, ओरिएंटेशन के बारे में आपसे बात हो गई है, और कैटालिस्ट के इफेक्ट के बारे में आपसे बात हो गई है। अभी मैं प्रेशर के बारे में आपसे बात करता हूं। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बहुत सिंपल है, देखिएगा हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, अभी कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने नोट किए इस प्रोसेस में, और बेटे जो मॉलिक्यूल्स मैंने नोट किए हैं उन पर आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे, और जब आप इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो प्रेशर को अप्लाई करने से क्या होगा, बेटे इनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जैसे इन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इनके पास आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और बेटे अगर पास आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी ना तो कोलिजन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, कोलिजन पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और जब मॉलिक्यूल के पास आने के बाद उनकी कोलिजन पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस पर जितना ज्यादा कोलिजन होगा, प्रेशर ज्यादा होने से उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होने वाला है। अगर हम लोग इसे कंसंट्रेशन में देखते हैं, इफेक्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, समझे, जैसे आपको बोला था यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, अगले स्टूडेंट को 4 मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए गए, उससे अगले वाले मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स के लिए 6 मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए गए, उससे नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए 8 मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए गए। तो आपको बताना है सर कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के कोलिजन करने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोलिजन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
देखिए भाई रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन से तो ऑलवेज बढ़ता ही है। बाकी आपने ली चैटलियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, उसमें बहुत सारी बातें आपने डिसाइड की हैं और डिस्कस की है। तो इसलिए आपको बताना कि 5 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। टेम्परेचर इंपैक्ट मैंने आपको बता दिए है, प्रेशर इंपैक्ट मैंने आपको बता दिए है, कंसंट्रेशन इंपैक्ट मैंने आपको बता दिए है, ओरिएंटेशन इंपैक्ट मैंने आपको बता दिए है, और फिफ्थ मैंने आपको बताया है कैटालाइटिक इफेक्ट। सबसे कंफर्म हो गई बात। इस चैप्टर का आधा हिस्सा पूरा हो गया है।